चलिए इस वीडियो में हम पृथ्वी पर जीवों के विकासवादी इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि पृथ्वी की समय रेखा में हम कितना पीछे जा सकते हैं। जैसे यदि हम 4500 मिलियन वर्ष पूर्व जाएं, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। इसी तरह यदि हम पृथ्वी की समय रेखा में थोड़ा आगे यानी लगभग 3800 मिलियन वर्ष पहले जाएं, तो ऐसा माना जाता है कि यह वह समय है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। यहाँ यह ध्यान रखें कि जीवन की शुरुआत होना और इवोल्यूशन यानी विकास ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पहले जीवन की शुरुआत हुई और फिर आरंभिक जीवों से ही बाद में अनेक प्रजातियों का इवोल्यूशन यानी विकास हुआ। इस वीडियो में हम पृथ्वी पर जीवों के विकासवादी इतिहास का अध्ययन 3800 से 3500 मिलियन वर्ष पहले से शुरू करेंगे, क्योंकि यही वह समय है जब पृथ्वी पर उस सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव से जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसे अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज या लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर अथवा लूका कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जीवन के 3 डोमेन यानी बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया का अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज यही लूका ही था। यानी इस सामान्य पूर्वज लूका से ही जीवन के एक डोमेन के रूप में बैक्टीरिया का विकास हुआ, दूसरे डोमेन के रूप में आर्किया का विकास हुआ और तीसरे डोमेन के रूप में यूकैरिया जीवों का विकास हुआ। यहाँ आपको यह याद रखना होगा कि पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले या अलग अलग समयावधियों में जो जीव रहते थे, उनके प्रमाण हमें प्रायः उनके जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। उदाहरण के लिए यह नॉटिलस एक समुद्री जीव था जो बहुत समय पहले जीवित था, और इसकी मृत्यु के बाद जब यह समुद्र तल पर गिरा तो इसके मृत शरीर से इसके कठोर जीवाश्म का निर्माण हो गया। वैज्ञानिक इस जीवाश्म का विश्लेषण करके यह पता लगा सकते हैं कि यह नॉटिलस किस समय जीवित रहा होगा। एक और बात जो आपको याद रखना चाहिए वह यह है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी आज है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर कई बार सामूहिक विलुप्ति की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जीव प्रजातियां नष्ट हो गईं। इसके अलावा पृथ्वी का आरंभिक वातावरण भी अत्यधिक एनारोबिक यानी अवायवीय था, क्योंकि उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। इसलिए उस अवधि के दौरान पृथ्वी पर रहने वाली प्रारंभिक कोशिकाएं भी अवायवीय थीं। ऐसे में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे कौन सी दशाएं थीं जिनमें पृथ्वी पर एरोबिक यानी वायवीय जीवों का विकास हुआ, और इसके लिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आई। तो इसके लिए साइनोबैक्टीरिया को उत्तरदायी माना जाता है। हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए जब पृथ्वी के महासागरों में बड़ी मात्रा में साइनोबैक्टीरिया का विस्तार होने लगा, तब पृथ्वी के वातावरण में भी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जमा होने लगी, और यह ऑक्सीजन न केवल पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो गई बल्कि महासागरों के पानी में भी घुल गई। इसका एक परिणाम यह हुआ कि इसके कारण पृथ्वी पर रहने वाली बहुत सारी एनारोबिक यानी अवायवीय कोशिकाओं की मृत्यु हो गई। पृथ्वी के वातावरण में हुए इस परिवर्तन को वैज्ञानिक द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट यानी महान ऑक्सीकरण घटना कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में न केवल ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा जमा हो गई बल्कि इसके कारण ओजोन परत का भी निर्माण हो गया। अब चूंकि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसके कारण बहुत सारे जीवों को पनपने का अवसर मिला और लाखों वर्षों तक उनका इवोल्यूशन यानी विकास होने के बाद अंततः यूकैरियोटिक जीवों का जन्म हुआ। लेकिन इवोल्यूशन के द्वारा यूकैरियोटिक जीवों का जन्म वास्तव में कैसे हुआ, इसे एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी यानी अंतः सहजीवी सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष पहले स्वतंत्र रूप से रहने वाले कुछ प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया एक अपेक्षाकृत बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा अपने अंदर समाहित कर लिए गए, लेकिन बाद में इनके बीच एक सहजीवी संबंध विकसित हो गया और ये सूक्ष्म जीव उस बड़ी कोशिका का स्थायी भाग बन गए। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम था, इसलिए यह कोशिका के भीतर अंततः क्लोरोप्लास्ट में विकसित हो गया
और इसी प्रकार एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन करने में सक्षम था और इसलिए यह अंततः माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित हो गया। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और विकास में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह परिवर्तन था जिसके द्वारा कोशिका के भीतर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकांगों का निर्माण हुआ, जिससे कोशिका अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हो गई और इससे अंततः बहुकोशिकीय जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। इन सरल यूकैरियोटिक कोशिकाओं से विकसित होने वाले पहले जीव समुद्री शैवाल प्रजातियां थीं, जिन्होंने महासागरों पर कब्जा कर लिया। अब चूंकि साइनोबैक्टीरिया की तरह अधिकांश शैवाल भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए जब महासागरों में शैवालों का विस्तार होने लगा तब पृथ्वी के वातावरण और महासागरों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल और पारिस्थितिक तंत्र को बदलने में योगदान दिया। इस प्रकार जैसे जैसे यूकैरियोटिक जीव अधिक जटिल होते गए, वैसे वैसे अनेक बहुकोशिकीय प्राणी प्रजातियों का भी विकास होने लगा और वर्तमान समय से लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले जब कैम्ब्रियन युग का आरंभ हुआ, तब पृथ्वी पर जीवन के विविध रूप अचानक और बहुत तेजी से विकसित हो गए, जिसमें कई नए प्रकार के जीव पहली बार प्रकट हुए। इस घटना को कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। यही वह समय था जब पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा, मोलस्का, क्रेटेशियंस, कॉर्डेटा जैसे प्रमुख जीव समूहों का विकास हुआ। ध्यान रखें कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन अभी भी भूमि पर नहीं आया था, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों के विकास और अंततः विविध बहुकोशिकीय जीवों के प्रकट होने के कारण बहुत सारे जीव समूह महासागरों में दिखाई देने लगे। इसके बाद फर्न और ब्रायोफाइट जैसे कुछ सरल गैर संवहनी पौधे महासागरों से निकलकर भूमि पर भी फैलने लगे। इस प्रकार ये समुद्र से भूमि पर आने वाले संभवतः पहले जीव थे और इनके भूमि पर विकसित होने से अंततः प्राणियों को भी भूमि पर आने में मदद मिली। लेकिन ऐसा होने से पहले महासागरों में कशेरुकी प्राणियों का भी विकास हो गया था। इससे पहले अभी तक विकसित हुए ऑर्थोपोडा, मोलस्का, क्रेटेशियन इत्यादि सभी अकशेरुकी प्राणी थे, लेकिन अब महासागरों में कशेरुकी प्राणियों का भी विकास हो गया था और महासागरों में विकसित होने वाले सबसे पहले कशेरुकी जीव जबड़े रहित मछलियां थीं। महासागरों में कशेरुकी प्राणियों का विकास होने के बाद कुछ प्राणी अंततः भूमि पर चले गए, जिससे आरंभिक उभयचर प्राणियों का विकास हुआ, जो जल और स्थल दोनों में जीवित रहने में सक्षम थे। दूसरी ओर इसी दौरान भूमि पर आरंभिक गैर संवहनी पौधों से संवहनी और बीजों वाले पौधों का भी विकास हुआ, यानी ये आरंभिक जिम्नोस्पर्म थे और ये अपने बीजों का प्रकीर्णन कर सकते थे, जिसके कारण ये पौधे भूमि पर बहुत सारे स्थानों पर उग गए और इसके कारण भूमि पर विकसित होने वाले बहुत सारे प्राणियों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो गया। इसके बाद भूमि पर आरंभिक स्तनधारी प्राणियों और आरंभिक सरीसृप प्राणियों का विकास हुआ और फिर इन्हीं सरीसृपों से विशालकाय डायनासोर प्रजातियों का विकास हुआ, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ उड़ सकते थे और कुछ पानी में रह सकते थे, यानी ये अलग अलग आवासों में रहने के लिए अनुकूलित हो गए थे और इन्होंने लगभग 150 मिलियन वर्षों तक भूमि पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। डायनासोर प्रजातियों के विकास के साथ ही इस समयावधि के दौरान पौधों में एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादपों का भी विकास हुआ और इन पुष्पी पादपों के विकास के साथ साथ परागण करने वाले जीवों का भी विकास हुआ। चूंकि पुष्पी पादपों को परागण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जो इनके परागकणों को फैला सकें ताकि ये पौधे प्रजनन कर सकें, इसलिए इनके विकास के साथ परागण करने वाले जीव भी विकसित हो गए। हालांकि हमें अभी भी निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि विकास के इस क्रम में लैंगिक प्रजनन का विकास कब हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले आरंभिक जीव केवल अलैंगिक रूप से प्रजनन करने में सक्षम थे। अब इसके बाद क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 150 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर डायनासोर प्रजातियों का वर्चस्व बना रहा, लेकिन इसके बाद एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण पृथ्वी पर अत्यधिक व्यापक पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन हुए और इसके परिणाम स्वरूप लगभग सभी डायनासोर प्रजातियां और अन्य जीवित प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गईं।
हालांकि कुछ छोटे स्तनधारी और छोटे आकार के उड़ने में सक्षम डायनासोर प्रजातियां तथा कुछ अन्य जीव इन परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम रहे और आगे के युगों में विकसित हुए, लेकिन इस घटना के परिणामस्वरूप अधिकांश डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। डायनासोर प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल होने पर स्तनधारी प्राणियों ने पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। ये आरंभिक स्तनधारी प्राणी थे जिन्हें हम वर्तमान में मौजूद स्तनधारी प्राणियों का पूर्वज कह सकते हैं। इसके अलावा वे डायनासोर प्रजातियां जो उड़ सकती थीं और जो इन परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम रहीं, वे विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे पक्षियों के रूप में विकसित हो गईं। इसलिए वर्तमान पक्षियों को वास्तव में उन बची हुई डायनासोर प्रजातियों का वंशज माना जा सकता है। इस दौरान विकसित होने वाले स्तनधारी प्राणियों का एक प्रमुख समूह प्राइमेट था, जिसके अंतर्गत बंदर, कपी और हम मनुष्य आते हैं। हालांकि आरंभिक प्राइमेट वृक्षों पर जीवन बिताने के लिए अनुकूलित थे, जिसका अर्थ है कि ये प्रायः पेड़ों पर रहते थे, लेकिन बाद में इन्हीं प्राइमेट प्रजातियों से चिंपांजी और मानव के अंतिम सामान्य पूर्वज का विकास हुआ और यहीं से चिंपांजी और मानव के बीच की वंशावली विभाजित हुई। ऐसा माना जाता है कि चिंपांजी और मानव के अंतिम सामान्य पूर्वज से पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस विकसित हुआ, जो कि मानव प्रजाति का आरंभिक पूर्वज था। यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पर चलने में सक्षम था और इसमें पूंछ भी विलुप्त हो गई थी, इसलिए यह जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित हो गया था। बाद में इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो वंश का विकास हुआ और इस होमो वंश के अंतर्गत सबसे पहली प्रजातियों में से एक होमो हैबिलस थी। इसके बाद होमो वंश के अंतर्गत कुछ अन्य प्रजातियों का भी विकास हुआ, जैसे होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स इत्यादि, और अंत में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये प्रजातियां सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुईं और फिर अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया तक सभी महाद्वीपों में फैल गईं। यहाँ स्पष्ट है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास क्रम में भूवैज्ञानिक समय की दृष्टि से आधुनिक मानव का विकास सबसे हालिया घटना है, जो अन्य जीवों की तुलना में बहुत बाद में हुआ है। इसकी तुलना में यदि हम अन्य जीवों को देखें, जैसे यदि हम महासागरों में शार्क की बात करें, तो ये उन पौधों से भी बहुत समय पहले से पृथ्वी पर मौजूद हैं जिन्हें हम आज अपने आसपास देखते हैं।